नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। केसरिया बालम आवो पधारो मारे देश। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद खन्ना। बातें अलग अलग क्षेत्र की होती रहती है, लेकिन आज बात बिल्कुल निराली, क्योंकि जहां देश और विदेश की बातें होती है और वहां जहां विदेश में रहने वाला एक इंजीनियर जो दिल से संगीत से जुड़ा होता है, किस तरीके से अपना काम कर पाता है और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना नाम करता है। एक ऐसी ही शख्सियत जो जोधपुर का नहीं बल्कि पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर अपना नाम रोशन कर चुकी है, ऐसी ही शख्सियत से आज बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, संगीत की बात आती है तो दिल से बातें निकलती है और ऐसी ही बातों को लेकर के हम बात करेंगे आज, जहां कौशलेश जी पुरोहित, गहरी पुरोहित के नाम से सब लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि जब बाहर रहते हैं तो नाम बाहर जैसा भी होना चाहिए। और इनके बारे में जब बात करते हैं कि जोधपुर आए तो हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जहां सबसे बड़े म्यूजिक क्षेत्र की बात आती है, ग्रैमी अवार्ड की बात आती है, और यही वो ग्रैमी अवार्ड की बात देखने के लिए भी लोग तरस जाते हैं और जिसे प्राप्त करके जोधपुर तक लाने की बात अगर किसी में है तो एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ गहरी पुरोहित में है। नमस्कार। थैंक यू आप लोग का यहाँ पे आने के लिए। एक बात सबसे पहले कि कहते हैं कि सब वैसे तो जोधपुर की जब बात करते हैं तो ये एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में है, राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी के रूप में जोधपुर को जाना जाता है। बिल्कुल। और जब जोधपुर की इस सांस्कृतिक विरासत को लेकर के आप जब अमेरिका गए तो वहां सबसे पहले जो अनुभव आपको रहा, क्योंकि यहाँ की बातों को लेकर के वहां तक जाना और अपने आप को वहां स्थापित करने की बात आती है, तो वो कैसे संभव हो पाए? राजस्थान और ये जो हमारी जो संस्कृति है वो लोगों को हेल्प करने की संस्कृति है, और हम लोग को उस तरह से ही बताया जाता है कि भी आप लोगों का ध्यान रखो सबका। तो मैं वहाँ पे उसी हिसाब से गया था। वहाँ पे मैंने सबका ध्यान रखने की कोशिश की, और जैसा कि आप जानते हो कि मैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर हूँ, तो मेरे स्टूडियो के अंदर जब भी मैं रहता हूँ तो मेरा आधे से ज़्यादा काम लोगों का ध्यान रखने का ही है कि वो कैसे अपना बेस्ट काम कर सकें। तो बेसिकली वो जो अपने जोधपुर के अंदर जो लोगों की केयर करने की जो वो है संस्कृति, वो मेरे उसमें रही, और मेरे को वहाँ पे जाने के बाद मैंने बस उसी पे अपना फोकस रखा, और उसी से वो नेचुरली मेरे पास में आई। तो मैं लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा मुझसे बात करके वहाँ पर। बिल्कुल, जहाँ इंजीनियरिंग की बात करते हैं और भी बहुत से क्षेत्र होते हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र को चुना, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। इस क्षेत्र का तो ऐसा है कि पढ़ाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मैंने यहाँ पे जोधपुर में, और हमेशा से ही बचपन से ही मेरा टेक्निकल दिमाग रहा। हर चीज़ को, छोटे छोटे रेडियो और ये सारे इक्विपमेंट को मैं खोल के अंदर से चेक करनी चाहता था कि वो काम कैसे करते हैं। तो टेक्निकल दिमाग तो था ही मेरे अंदर। और म्यूज़िक मेरे को पिताजी ने शकुंतला पुरोहित मैडम और अभिषेक पुरोहित मैडम के यहाँ पे, अभिषेक पुरोहित सर के यहाँ पे सिखाया। तो वहाँ पे सीखने के बाद में म्यूज़िक और वो टेक्निकल जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो सारी टेक्निकल चीज़ें मिक्स होने के बाद में ये जो मेरा फील्ड है रिकॉर्डिंग इंजीनियर का, वो अपने आप नेचुरली बन गया मेरे साथ में। यहाँ जो आपके ग्रैमी अवार्ड की बात होती है, तो ये ग्रैमी अवार्ड जिस क्षेत्र के लिए मिला, जिस तरीके से मिला, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो मेरे को ये ग्रैमी अवार्ड रिकॉर्डिंग इंजीनियर के बतौर मिला। वहाँ पे एक अमेरिका का एक बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार बैंड है बॉय जीनियस करके।
वो 3 लेडीज हैं, सॉन्ग राइटर हैं, बहुत अपने अपने फील्ड की बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग राइटर हैं तीनों। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। तो उन तीनों ने, वो तीनों एक आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं, और उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया कि हम एक एल्बम रिलीज़ करेंगे। और उस एल्बम के रिकॉर्डिंग के लिए मैं बतौर इंजीनियर वहाँ पे था, और वो इतनी ज़बरदस्त एल्बम निकली। उन्होंने एक ही एल्बम बनाई अपनी मिलके, वो ज़बरदस्त इतनी एल्बम बनी कि वो उसमें उनको 2023 में उन्होंने रिलीज़ की थी। उसके लिए उनको 4 नॉमिनेशन मिले, जिसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव म्यूज़िक का, जिसमें मेरे को एक ग्रामी मिला, बेस्ट इंजीनियर्ड एल्बम जिसमें मेरा नॉमिनेशन था, एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो उनके जो 2 मेन सबसे बड़े ग्रैमी अवार्ड होते हैं उस साल के, उन दोनों में वो नॉमिनेट हुई। और बेस्ट इंजीनियर्ड एल्बम जो मेरा पसंदीदा था, जो मेरा काम था, वो नॉमिनेट हुआ। और फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव म्यूजिक जिसमें जीता मैं, वो ये उसमें नॉमिनेट हुई थी। तो वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे इस एल्बम का और उस पर काम करने का। बिल्कुल, हमने सुना है कि ये तो आपको पहली बार में नहीं मिला था। पहले भी आप जो है कि नॉमिनेट हो चुके थे, और हम जानते हैं कि नॉमिनेट की जहाँ बात आती है तो करोड़ों गानों में से गिने चुने गीत पहले तो नॉमिनेट होते हैं। हाँ, तो मैं इसका लकीली रिकॉर्डिंग एकेडमी, जो नॉर्थ अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी है, उसका मैं वोटिंग मेंबर भी हूँ। तो वोटिंग मेंबर बनने के बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि एक साल के अंदर करोड़ों गाने बनते हैं, और उन करोड़ों गानों में से भी लाखों लोग इतना हिम्मत दिखा के सबमिट करते हैं कि भाई हाँ, हम ग्रैमी अवार्ड के लिए सबमिट करना चाहते हैं। तो एज अ वोटिंग मेंबर मेरे को वो उन लाखों में से मेरी कैटेगरी जो रिकॉर्डिंग की है, तो उसमें म्यूजिक प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग और इंजीनियरिंग, और अलग अलग कैटेगरी की इंजीनियरिंग, उन सब की वो कैटेगरीज आती है। तो मैं उनमें से हज़ारों गानों को सुनता हूँ कुछ महीनों के स्पैन के अंदर। तो और उसके बाद में, ये तो फर्स्ट राउंड होता है वोटिंग का, फिर सेकंड राउंड होता है वोटिंग का, जो उसमें से छट के वापस और हज़ारों जो गाने बचते हैं, उन हज़ारों गानों में से हम नॉमिनेशंस बना के और फिर 4 नॉमिनेशंस निकालते हैं, और उसमें से एक विजेता घोषित होता है। तो वो करोड़ों गानों में से छट के, और आप 4 और फिर 1 होता है। तो मेरे हिसाब से तो वो नॉमिनेशन होना भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप इतने मेहनत करके आप वहाँ पे आते हो और उसकी सराहना मिलती है, तो बहुत बहुत जोरदार बात है। बिल्कुल, 3 बार जहां नॉमिनेशन आपका हुआ, और एक आखिर जो ग्रैमी अवार्ड की बात थी वो मिला भी। अब ऐसा क्या चल रहा है कि जिससे कि हर बार आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसा अवार्ड मिल सके? तो ये मैंने ये अवार्ड मिलने के बाद में मेरे को इस चीज़ की क्लैरिटी आई कि मैंने इस अवार्ड, जिस चीज़ के लिए मेरे को अवार्ड मिला, मैंने ये समझा उसके बाद में कि मेरे पुराने काम और जो इसके मिलने के बाद के जो काम है, उन सारे कामों के अंदर मैंने इसके अंदर कुछ अलग से स्पेशल नहीं किया था। इसके अंदर भी मैं वही चीज़ और उसी क्या कहते हैं, वो क्या शब्द है, शिद्दत के साथ में काम कर रहा था जिसमें मैंने बाकी कामों के अंदर किया है। तो ये किस्मत की बात होती है कि आपको उस समय कैसे, वो कौन से लोग आपके साथ में मिलके कैसा काम करते हैं, किस किस को ये चीज़ पसंद आती है, कौन सी ऑडियंस इससे रिलेट कर पाती है, वो सारी चीज़ें मिला के आपको एक छोटा सा एक वो बनता है एक योग के भैया आपको ये मिल जाए। पर मेरे हिसाब से मैंने पहले कुछ अलग नहीं किया और बाद में कुछ अलग नहीं किया। मेरा इस अवार्ड को मिलने के बाद में काम करने का तरीका बदला नहीं। मैं हमेशा से उसी तरह से उसी फोकस के साथ मैं काम करता आ रहा हूँ जो मैंने इससे पहले किया था इसके बाद में किया। बिल्कुल, जब इसकी घोषणा हुई तो घर वालों का जो रिएक्शन और एक्शन और वो जो खुशी होती है, और जब उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया उस समय, वो कैसा था? वो बहुत, जिस समय ये मिला था मेरे को, उस समय तो मेरे को उसकी वो वैल्यू समझ में आई नहीं थी, और वो इतना जोर से लगा भी नहीं था मेरे मन में, क्योंकि सब लोग साथ में नहीं थे उस समय। मैं वहाँ पे अपने हिसाब से अकेला अपने घर में था। वो आ गया अवार्ड, अच्छा ठीक है, हाँ डब्बे में हो, क्या बात है, जोरदार फोटो खींच के घर भेज दी, सर्टिफिकेट के साथ में 1-2 मेडल भी मिले थे, और ये आया था मम्मी के पास में होगी, मेरे सोफे पे रख के मैंने फोटो खींच के भेज दी थी, क्योंकि उसका वो वजन नहीं आया, क्योंकि घर वाले साथ में थे नहीं। अभी जब मैं यहाँ पे पहुंचा, वो और खैर
2024 में ये आ गई थी ट्रॉफी मेरे पास में। तब से मैं इसको मेरे कमरे के अंदर जिस डब्बे में आई थी उसी डब्बे में पड़ी साइड में कोने में धूल खा रही है। मेरी टेबल पे मैंने नहीं रखी, मेरे को उससे कोई मतलब भी नहीं, मेरे को किसी को दिखाने की भी इच्छा नहीं हुई उस समय तक। जब मैं यहाँ पे आया, जब मैंने लैंड किया बॉम्बे में, तो मम्मी जी, मेरी फ्लाइट 2:30 बजे लैंड हुई थी और मैं 4-5 बजे इमिग्रेशन से निकला था एयरपोर्ट से बाहर। 2 घंटे मम्मी जी एयरपोर्ट के ऊपर वेट करती रही मेरी बाहर खड़े हो गए। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने बिना रुके वहीं पर अटैची खोल के, डब्बा खोल के, और मम्मी को दिखाई, क्या ये देखो, ये इतने टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो वो उसका असली मज़ा मेरे को अब घर आने के बाद में आया कि लोगों ने इसको देखा, इसको पसंद किया। और मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि लोग इसको अपना माने, इसको देखें कि भाई हाँ, ये पॉसिबल है ये चीज़ होना। बस यही है मेरा। लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात हो गई, लेकिन अभी एक और नाम जो चल रहा है धुरंधर का। और आप जब इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर संगीत की टेक्निक के अंदर धुरंधर है, और धुरंधर की एक तबले की जो टंच सुनाई देती है उसके ऊपर पूरी दुनिया दीवानी थी। और धुरंधर को धुरंधर जब बताने की बात आई तो वही म्यूजिक थी। हम उस पलों को वो किस तरीके से सेट हुआ, किस तरीके से वो तबला, क्योंकि तबले जैसी बात तो उसमें नजर ही नहीं आती, बहुत सी सारी चीजें इतनी सारी होती है कि बोल क्या रहा है, कैसे बोल रहा है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। तो वो जो चीज निकाल करके आप लाए और दुनिया को आपने एक नए रूप को जो दिया, उसके बारे में जानना चाहिए। तो धुरंधर का तो आप ऐसे देखो कि ये बहुत बड़ा आपके लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। जो भी इस चीज इंटरव्यू को देखें उनके लिए एग्जाम्पल होना चाहिए कि आप अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, आप भले ही जैसा भी गाते हैं, आप सुर में गाते हैं या नहीं गाते हैं, आप जैसा तबला बजाते हैं, जितना भी रियाज करके बजाते हैं, आप उसे बजाइए और उसे लोगों को सुनाइए। क्योंकि आर्ट तभी पॉसिबल है जब उसके लिए ऑडियंस हो। तो अब मेरे साथ में भी यही हुआ। वहाँ पे एक कंपनी है स्प्लाइस नाम से, वो कंपनी, उसका यही काम होता है कि जैसे हम जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके लिए वो म्यूजिक के छोटे छोटे पीस अरेंज करके वो आपको दे सकती है कि आप उसमें से अपने म्यूजिक के पीस ले लो और अपने गाने के अंदर ऐड कर लो। और आजकल के टाइम के अंदर जो भी जैसे डीजे आउटलॉ है जिन्होंने गाना बनाया, उन्होंने मेरे हिसाब से शायद ये 2020 या 21 के अंदर या उससे भी पहले होगा, शायद मेरे को याद नहीं है, उस समय का बनाया हुआ एक तबले का पीस जो था वो उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर उनको मिला, उनको अच्छा लगा। और उसी तरह से एक ये जो शहनाई का जो पीस है वो उनको मिला। ये जो दोनों पीस थे, ये मेरा दोस्त ध्रुव गोयल जो है वहाँ पे मेरे साथ में काम करता है, मेरा बहुत जिगरी मित्र है, उसने ये दोनों, इनको सैंपल पैक कहते हैं, तो ये सैंपल पैक उसने प्रोड्यूस किए थे। और ये सैंपल पैक उन डीजे आउटलॉ को वहाँ पे पसंद आ गए। उन्होंने उस चीज़ को मैनिपुलेट करके और अपना एक गाना बना दिया। ये गाना धुरंधर मूवी से साल भर पहले रिलीज हो चुका था, बिना धुरंधर के वो सोचे कि भाई धुरंधर में जाएगा ये। धुरंधर मूवी वालों को ये गाना पसंद आया, उन्होंने ये गाना डीजे आउटलॉ से खरीदा और कहा कि भाई हम इस मूवी के अंदर डालना चाहते हैं। डीजे आउटलॉ ने डाल दिया। ये गाना अक्षय खन्ना की एंट्री पे उन्होंने लगाया और मेरे को यूट्यूब के ऊपर ऐसी देख के ट्रेलर बड़ा फेमस हो रहा था कि भाई धुरंधर मूवी कोई फेमस हो रही है, ये ट्रेलर में गाना आया है। तो मैंने भी ऐसे ही ढूंढ के देखा। वो ढूंढते ही और सुनते ही समझ में आया मेरे को कि ये तो तबला है, मैं जानता हूँ ये चीज़ मेरी बजाई हुई और ये शहनाई हमारी रिकॉर्ड की हुई है। तब फिर मैंने उसको मैसेज किया, ध्रुव को बताया कि भाई ये चीज़ हो रही है। और मैंने डीजे आउटलॉ को ऐसी कोई, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर वो सेलिब्रेट करते हुए पोस्ट डाली होगी, तो मैंने उसके ऊपर कमेंट में लिख दिया कि भाई हमारे सैंपल काम में लेने के लिए थैंक यू। वो चीज़ डीजे आउटलॉ ने पढ़ ली और बहुत हज़ारों लोगों ने भी पढ़ ली उसके बाद में। तो डीजे आउटलॉ ने कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका नाम इसमें ऐड करना चाहता हूँ ऑफिशियली। हमने कहा बिल्कुल करो, क्यों नहीं करो। तो उन्होंने फिर, आप यूट्यूब के ऊपर जब आप जाओगे और उस गाने का ऑफिशियल वीडियो देखोगे तो उसके नीचे मेरा और ध्रुव गोयल का भी नाम है और लोकेश जी जो इन्होंने शहनाई बजाई थी उनका भी नाम है। तो ये पूरी कहानी है उसकी। बिल्कुल। हम एक और जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी जहाँ संगीत की ओर बढ़ती है, कोई खेल की ओर बढ़ती है,
संगीत के क्षेत्र में जो आपने किया है उनके लिए ऐसा क्या संदेश होगा जिससे कि वो इस क्षेत्र में आकर के केवल बजाने का ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अपना जो रोजगार है वो प्राप्त कर सके? तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई काफ़ी ये चीज़ के से गुजरने के बाद में कि बर्कली जो मैं गया पढ़ने, उसका मेरे को फ़ायदा मेरी स्किल के अंदर नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक की स्किल से मेरे को बर्कली में फ़ायदा नहीं हुआ, जितना मेरे को फ़ायदा हुआ लोगों से मिल के। बर्कली के नाम से एक तो मैं एलए गया तो वहाँ पे स्टूडियो के अंदर जानने लग गए कि भैया नहीं बहुत बड़ी कॉलेज है तो आपको हम ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं आपकी स्किल को। दूसरी बात ये थी कि जो मेरे साथ में पढ़ रहे थे लोग, वो भी मेरी तरह ही टैलेंटेड थे और वो मेरे साथ में पढ़ते पढ़ते वो भी अपने अलग अलग भारी पोस्ट के ऊपर पहुंच गए। तो हम लोग जब साथ में काम करने लगते हैं तब कभी कोई बड़ा सेशन आता है और आप देखते हो कि अरे इसका म्यूजिशियन तो ये है, ये मेरे साथ में पढ़ता था, अरे इसका इंजीनियर तो ये मेरे साथ में पढ़ता था। तो नेटवर्किंग का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे उसमें बर्कली में उसके नाम का फ़ायदा हुआ। पर जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग की जो स्किल है कि आपको करना क्या है स्टूडियो के अंदर, जिस वजह से आप स्टूडियो में रुक सकते हो, वो सारी स्किल मेरे को स्टूडियो के अंदर ही मिली। तो मेरा सबको एडवाइस ये होगा कि अगर आप सीरियसली म्यूज़िक को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए किसी गुरु के पास जाओ, आप उनसे बात करो, उनकी सानिध्य में रहो, इंस्ट्रूमेंट सीखो। उसी तरह स्टूडियो के अंदर जाओ, अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है या रिकॉर्डिंग और इंजीनियरिंग करनी है तो आप सीधे किसी स्टूडियो के अंदर इंटर्नशिप करो। मैंने शांग्रीला स्टूडियो के अंदर 5 महीने अनपेड इंटर्नशिप की। 5 महीने मैंने कुछ भी नहीं कमाया, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर $75 बचे थे जब मेरा पहला पे चेक आया। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान था कि मेरे को ये ही करना है। तो मैं स्टूडियो पहुंच गया, वहाँ पे अनपेड इंटर्न रहा 5 महीने तक और काम करता रहा। तो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि अगर आप इस बारे में सीरियस हो तो आपको, जैसे मेरे को एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। तापी बावड़ी में मैंने तैरना सीखा और तापी बावड़ी में तैरना सिखाने का तरीका क्या था कि वो आपको बस फेंक देते पानी के बीच में, चड्डी पकड़ के फेंक दिया कि अब अपने आप तैर के बाहर निकलो और 2 दिन में आप सीख जाते हो, 1 या 2 दिन में सीख जाते हो तैरना। तो तरीका इसका भी वही है कि आप कूद जाओ, स्टूडियो के अंदर जाके इंटर्नशिप करो और वहीं पे आपको सारी सीख मिलेगी। आप लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो करते क्या है, जो भी आपसे सीनियर है वहाँ पे वो उनको देख के समझो कि वो किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इंजीनियर का काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग इंजीनियर का, उसका सिर्फ और सिर्फ माइक लगाना काम नहीं होता। उसका काम ये भी होता है कि आप जो भी आर्टिस्ट है उसके आप मानसिक स्थिति को समझो, उसको उस मानसिक स्थिति में लाओ कि वो अपनी बेस्ट रिकॉर्डिंग दे सके, आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर का विजन समझ में आए। तो वो सारी चीज़ें आप समझोगे तो म्यूजिक स्टूडियो में जाके ही समझोगे। तो आप इसमें कूद पड़ो सीधे और वो समझ जाओ। पढ़ाई, स्कूल मान लिया कि भैया आपने इंजीनियरिंग कर ली है या स्कूल ख़त्म कर ली है, उसके बाद में बड़े इंस्टीट्यूट्स में पैसे देने की बजाय सीधे आप स्टूडियो में जाके इस चीज़ को सीखें, फील्ड में जाके सीखें। आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि आगे ऐसा क्या आ रहा है, ऐसे क्या एल्बम आ रहे हैं जो बिल्कुल एक ऐसी धूम मचा दे? अभी फिलहाल भारतीय एल्बम पे तो मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। मेरे वही के सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं कनिका, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनके साथ में मैं हिंदी गाने अभी लिख रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे जाके, कनिका पटावरी के नाम से आप सुनो। वो उसकी लिरिक्स हम लोग लिखते हैं, हम उसकी म्यूज़िक हम लोग साथ में बैठ के बनाते हैं। तो वो पूरा हमारा ही काम है, तो आप वो सुन सकते हो, अपनी रील्स में भी काम में लेना। लूसी पार्क जो है वो यूके के अंदर एक आर्टिस्ट है जिनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। क्यू आर्टिस्ट है, उसका नाम बस वो अल्फ़ाबेट क्यू जो है वो है। तो ऐसे खूब सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप सुनिए, मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ ये चीज़ें, तो आप उसको फॉलो कीजिए और देखिए क्या क्या काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बातें तो खूब कर सकते हैं, क्योंकि जोधपुर का व्यक्ति जब दुनिया देखने के लिए निकल जाए और उसके बाद बातों की कमी रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि समय की नज़ाकत भी है और बातें फिर होती रहेगी,
फिर ऐसे ही अवार्ड आते रहेंगे और नया बहुत कुछ होता है। संगीत जिस तरीके से आज से 50 साल पहले अलग था, 20 साल पहले अलग था, आज कुछ अलग है, आने वाले समय में भी बिल्कुल अलग होगा। और जब ऐसे इंजीनियर निश्चित रूप से जब जोधपुर से निकल करके जाते हैं तो दुनिया में अपनी धूम मचा देते हैं। एक बार नहीं बल्कि निश्चित रूप से ऐसे कई अवार्ड हमारे जोधपुर में आएंगे। हम ऐसी ही ईश्वर से दुआ करते हैं।